बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। इश्यूज़ जो है वो तीन आपके साथ डिस्कस करने हैं। एक तो मेरे जो देखने वाले हैं उनको याद होगा कि लास्ट टाइम हमने उनसे एक बात की थी और वो बात सच साबित हुई कि ये जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं, ये स्कीमों हैं, इनकी हाँ के अंदर ना और ना के अंदर हाँ होती है। तो अब देखना ये है कि ट्रक की कौन सी बत्ती के पीछे जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं चौधरी परवेज़ इलाही, वो इमरान खान साहब को लगाएंगे। तो आपने मुनीस इलाही के और जो परवेज़ इलाही साहब हैं उनके रिसेंटली जो होने वाले इंटरव्यूज़ हैं वो सुन लिए होंगे। तो उन्होंने वो ट्रक की बत्ती की जो तफसीलात हैं वो सामने लानी शुरू कर दी हैं। एक तो उन्होंने कंट्रोवर्सी एक क्रिएट कर दी और उसमें यह कहना शुरू कर दिया कि जो साबिक आर्मी चीफ़ हैं जो रिसेंटली रिटायर्ड हुए जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उन्होंने कहा था कि आप इमरान खान साहब की हमायत करें। अब बाजवा साहब के जाने के बाद उनके बारे में गुफ्तगू करनी चूँकि आसान हो चुकी है, तो अब इन पॉलिटिशियंस ने वो तफसीलात जो है वो सामने लानी शुरू कर दी हैं। अगर आप इतने ही सच्चे होते तो आपको चाहिए था कि आप जब वो अपनी चेयर पे बैठे हुए थे तो आप ये तफसीलात उस टाइम सामने लाते। एक इस मुल्क में एक रवायत है, वो रवायत ये और बड़ी मैं समझता हूँ कि बहुत ही बुरी रवायत है कि हर जाने वाले को हम बुरा और हर आने वाले को खुशामदीद कहते हैं। ये जो चापलूसी पे मबनी सियासत और सहाफ़त है, इसने इस मुल्क का बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। इससे हमें जो है वो जान छुड़ाने की कोशिश करनी चाहिए। अब इलेक्शंस का जो मामला है वो हमारे सामने है और मैं समझता हूँ कि पीटीआई की कोशिश तो ये है कि किसी तरह से कुछ फेस सेविंग उन्हें मिले, क्योंकि वो मार्च में, मैंने पहले आपको बताया था कि वो मार्च में इलेक्शंस चाहते हैं। लेकिन अभी जो सूरत हाल है वो ये साबित कर रही है कि शायद उनकी ये ख्वाहिश और कोशिश कामयाब ना हो, चूँकि उनके अपने जो सबसे बड़े सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं जो उनके हमायत याफ्ता हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी ये इंदिया दे रहे हैं कि शायद अगले 3 से 4 माह में जो है वो असम्बलियाँ ना तोड़ें और इलेक्शन जो है वो आगे की तरफ चले जाएं। एक तो वो स्कीमों वाली बात जो मेरे देखने वाले हैं उनको मैं याद दिलाने के लिए सिर्फ ये बात की थी कि ये जो पॉलिटिशियंस हैं इनकी हाँ को हाँ नहीं समझते, इनकी हाँ के अंदर ना और ना के अंदर हाँ होती है। तो अब आपने देखा कि वो चीज़ें उसी अंदाज में अनफोल्ड हुई और अब आगे जो है वो बड़ा क्रिटिकल और बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम जो है वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर और मईशत के हवाले से आप जो है वो देखेंगे। जो दूसरी बात मैं आपसे करना चाहता हूँ वो देखें, और ये भी सियासत से जुड़ी हुई है, वो पाकिस्तान की मईशत के बारे में है। आप ये देखें कि पाकिस्तान ने जो स्कूक बॉन्ड के $1 बिलियन थे वो अदा कर दिए हैं, और अदा करने से पहले पाकिस्तान के जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स थे वो कुछ $7.4 बिलियन के लगभग थे। तो ये $1 बिलियन जो है वो आपने दे दिया। तो इसमें जो AIB के पैसे हैं वो अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं हुए। तो बेसिकली 7.5 और $500 मिलियन ये तो $8 बिलियन हो गए। $8 बिलियन में से $1 बिलियन पाकिस्तान ने स्कूक बॉन्ड के दे दिए। तो अब इन रियलिटी जो पाकिस्तान के फॉरेन करेंसी रिजर्व्स इस मोमेंट पे हैं वो कोई तकरीबन $7 बिलियन के लगभग हैं। और आप इससे अंदाज़ा लगाएं मेरे देखने वाले कि जो लास्ट वीक ख़त्म हुआ है और थर्सडे को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक टाइम लैग के साथ 1 हफ्ते का तकरीबन वक्फा होता है, जो 15 नवंबर का डेटा था उनके पास, उसमें जो उन्होंने बताया था कि लास्ट वीक के दौरान $327 मिलियन डिप्लीट हुए हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसमें ये जो $1 बिलियन अभी दिया है ये उसमें शामिल नहीं था, इसमें बाकी की रीपेमेंट्स थी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वीकली बेसिस पे कितनी तेज़ी के साथ हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स जो हैं वो गिर रहे हैं।
तो अब प्रॉब्लम ये है कि अगर इस महीने के दौरान एक ब्रीदिंग स्पेस पाकिस्तान को ना मिला, जो कि किसी दोस्त मुल्क से डिपॉजिट की सूरत में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक्सपेक्ट कर रही है, और उसी का हवाला मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इसहाक डार साहब ने जो शाहजेब खानजादा साहब को अपना इंटरव्यू दिया जियो टीवी पे, उसमें भी उसका हवाला दिया कि अगले 10 से 15 दिन में $3 बिलियन जो है वो पाकिस्तान को मिलेंगे। तो अगर ये $3 बिलियन का ये जो डिपॉजिट्स हैं जो कि फाइनलाइजेशन की स्टेज पे हैं, ये अगर खुदा न खास्ता मटेरियलाइज ना हुए तो दिसंबर गुजरने के बाद बहुत सीरियस हो जाएगा ये मामला डिफ़ॉल्ट का। दोबारा से जो कि IMF का प्रोग्राम रिवाइव होने के बाद ख़त्म हो गई थी ये डिबेट, वो दोबारा से अपना सर उठा लेगी। उसकी वजह ये है कि एक तरफ तो IMF की जो प्रोग्राम है वो स्टॉल्ड है ऑलमोस्ट। मेरे देखने वालों को याद होगा कि नवंबर के फर्स्ट वीक में IMF की टीम एक्सपेक्टेड थी कि वो पाकिस्तान के साथ जो टॉक्स हैं वो शुरू हो जाएंगी। वो टॉक्स शुरू हो गई, लेकिन वो अभी तक कंक्लूड नहीं हुई। आप ये देखें कि जो 9th रिव्यू है वो नवंबर से तो टॉक्स जारी हैं, लेकिन अभी तक किसी नतीजे पे वो बातचीत नहीं पहुंच सकी। उसकी वजूहत ये है, इसहाक डार साहब ने ये कहा कि हमने एंड सितंबर के जितने टारगेट्स थे IMF के साथ वो सारे पूरे कर लिए, लेकिन IMF की जो रेजिडेंट चीफ है पाकिस्तान में, कल उनसे मैंने एक सवाल किया और उन्होंने मुझे डिटेल्ड जवाब दिया उसका। उसमें उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ एंड सितंबर के टारगेट्स नहीं देखने, बल्कि हमने जो फॉरवर्ड लुकिंग जो पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस हैं, क्योंकि सितंबर के बाद पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर फंडामेंटल किस्म की चेंजेस आ चुकी हैं, और वो हवाला दे रही थी जो रिसेंट फ्लड्स आए हैं। फ्लड्स के आने के बाद पाकिस्तान के जो मैक्रो इकोनॉमिक टारगेट्स हैं वो सारे के सारे तब्दील हो गए हैं। मिसाल के तौर पे मैं अपने देखने वालों को याद कराना चाहता हूँ, जब ये बजट पेश किया हुकूमत ने, तो उस टाइम जो ग्रोथ का टारगेट था वो 5% रखा गया। अब उसको रिवाइज करके 2% के लगभग कर दिया गया है। पाकिस्तान की एग्रीकल्चर ग्रोथ या ज़ीरो होगी या नेगेटिव होगी, ये डिपेंड करता है अगले 2-3 जो मेजर क्रॉप्स हैं उनके ऊपर, खासकर जो वीट की क्रॉप है। और मैं आपको बताऊं, आप ये देखें कि अभी जो कॉटन की क्रॉप आई है उसमें 40% डिक्लाइन है पिछले साल के मुकाबले में। तो ये सारी सूरत है। और दूसरी तरफ जो इन्फ्लेशन का टारगेट है, जब हुकूमत ने बजट पेश किया था तो उस टाइम को 12.2% के लगभग टारगेट रखा था इन्फ्लेशन का। अब जो रिवाइज टारगेट्स हैं वो 23 से 25% एवरेज इन्फ्लेशन रहेगी इस पूरे साल के दौरान। तो जब आपकी नॉमिनल ग्रोथ यानी रियल GDP ग्रोथ और इन्फ्लेशन के नंबर चेंज होंगे, तो सब्सिक्वेंटली जो बाकी मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, ये फिस्कल फ्रेमवर्क है, उसके नंबर्स भी चेंज हो जाएंगे। तो सिर्फ एंड सितंबर के टारगेट्स नहीं, बल्कि इस प्रोग्राम के जो रिमेनिंग पीरियड है उसके टारगेट्स के ऊपर भी ब्रॉडर एग्रीमेंट रिक्वायर्ड है। और आज मैं 6 तारीख हो चुकी है दिसंबर की जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अगले 4 से 5 दिन में अगर ये ब्रॉडर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं होता तो ये IMF की जो किस्त है ये सारी की सारी चली जाएगी जनवरी के अंदर। क्यों? उसकी वजह ये है कि 15 दिसंबर के बाद वाशिंगटन में जो IMF का स्टाफ है उनकी क्रिसमस हॉलीडेज और न्यू ईयर की हॉलीडेज शुरू हो जाएंगी। तो जब क्रिसमस और न्यू ईयर की हॉलीडेज होंगी तो IMF की छुट्टियों की वजह से कम 10 जनवरी से पहले IMF का जो वाशिंगटन ऑफिस है वो बंद हो जाएगा। तो ये सारे के सारे मामला जनवरी के अंदर चले जाएंगे। एक तरफ तो हमारे जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं वो वीकली बेसिस पे गिर रहे हैं, और दूसरी तरफ IMF का प्रोग्राम अगर जनवरी के अंदर चला जाता है तो बाकी जो मल्टीलैटरल्स हैं उनकी तरफ से भी पैसे नहीं आ रहे, चूंकि उन्हें NOC रिक्वायर्ड है IMF का। तो फिर एक ही हल है कि वो फ्रेंडली कंट्री हमें एक ब्रीदिंग स्पेस जो है वो दे। अगर वो ब्रीदिंग स्पेस नहीं आता
पाकिस्तान में जो होने वाली पॉलिटिकल ट्रांजिशन है उसके नतीजे में, क्योंकि ये पॉलिटिकल ट्रांजिशन जो है ये बड़ा अजीब व गरीब किस्म का क्राइसिस है इस टाइम पाकिस्तान में। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और मॉरल इंस्टेबिलिटी, तो मैं अक्सर बात करता रहता हूँ, ये तीनों की तीनों इकट्ठी साइमल्टेनियसली इन्होंने, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा है, इस तरह का क्राइसिस पाकिस्तान में कभी पहले नहीं आया। एक तरफ इकोनॉमिक क्राइसिस भी हो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, ये दोनों इकट्ठे मिलकर इस मुल्क की बुनियादों को हिला रहे हैं। तो ये बड़ी एक ख़तरनाक किस्म की सिचुएशन है। अब देखना ये है कि अगले 10 से 15 दिनों में क्या वो ब्रीदिंग स्पेस पाकिस्तान को मिलता है या नहीं मिलता। फिंगर्स क्रॉस्ड। इम्कान, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तो ये है कि $3 बिलियन का डिपॉजिट आने वाला है, वो फाइनलाइज कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि जो दोस्त मुल्क हमें दे रहे हैं उससे पहले हम किसी तरह की ये इंफॉर्मेशन लीक करें, चूंकि वो इसको माइंड करते हैं। चले तो है कि अगले 10 से 15 दिनों में विद इन दिस मंथ ये पैसे पाकिस्तान की नेशनल बैंक, अपना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, उसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे। एक आखिरी बात जो मैं समझता हूँ बड़ी ज़रूरी है और इस पे एक बड़ी डिबेट जनरेट हुई। देखिए, हमारे चैनल का नाम है मुकालमा। मुकालमा एक तरफा नहीं होता, दो तरफा होता है। तो हमारे दोस्त हैं नवीद हुसैन साहब, वो एक वीलॉग उन्होंने किया जिस पे हमारे जो देखने वाले हैं उन्होंने बड़े कमेंट्स किए, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, और उस पे एक गुफ्तगू और एक मुकालमा जो है वो जनरेट हुआ। तो मैं समझता था कि बड़ा ज़रूरी है कि इसके ऊपर मैं जो है वो अपना रिस्पांस दूँ, चूँकि मैंने उनका वीलॉग सुना भी। ये बात ठीक है कि वो अपलोड करने से पहले मैंने नहीं सुना था, वो बाद में मैंने सुना और उसके ऊपर जो कमेंट्स आए फिर मैंने वो भी देखे। देखिए, मेरा जो इसमें मौक़िफ़ है, एक तो ये है कि हमें जो डाइवर्जेंट व्यूज़ हैं उनकी बहुत सी बातें हैं जिनसे मेरा भी इख्तलाफ था, और मैं समझता हूँ कि इख्तलाफ कोई बुरी चीज़ नहीं है, डाइवर्जेंट व्यूज़ जो है वो होने चाहिए। एक बात मैं आपको बताऊँ, मेरा एक बात पर ईमान है, मेरे देखने वाले जो हैं उनको मैं समझता हूँ कि वो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, वो बहुत समझदार लोग हैं, और ये मुकालमा नाम ही हमने इसलिए रखा था कि ये 2 वे डायलॉग होगा, ये 1 वे डायलॉग नहीं होगा। और जब मैंने काम अपना शुरू किया था तो उस टाइम भी मेरा आपसे ये कमिटमेंट थी कि हम आपके सामने हकायक रखेंगे और हकायक रखने के साथ अपना एनालिसिस देंगे। एनालिसिस के ऊपर आपका और मेरा इख्तलाफ राय हो सकता है, फैक्ट्स के ऊपर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो वीलॉग पेश करने वाले हैं वो फैक्ट्स के ऊपर कंप्रोमाइज़ ना करें, और जो देखने वाले हैं वो उनसे सिर्फ मेरी एक गुजारिश है, बाकी किसी चीज़ से मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है। वो ये है कि आप रिस्पेक्टफुली अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करें, बी लिटिल ना करें किसी भी शख्स को। जो हमारे साथ दोस्त हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ डिफरेंट है, और आपको पता है, देखें इस मुल्क में पूरे इस मुल्क की आवाम को हमने पाकिस्तान स्टडीज़ के ज़रिए पढ़ा कर और जो इनकलकेट कर करके ये सोच जालत तो हमने बहुत फैलाई है, इसमें कोई शक नहीं है। तो उस जालत के असरात हमारे ऊपर भी हैं, जो हमारी कम्युनिटी है, ये जो हम जर्नलिस्ट हैं, हमारे ऊपर भी ये है, और ये पूरी पाकिस्तान की सोसाइटी के ऊपर है। ये नहीं है कि सिर्फ हम इसके अंदर शामिल हैं, पूरी की पूरी सोसाइटी कलेक्टिवली इस जालत के अंदर जो है वो धंसी हुई है। तो पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता है, हमें ये कोशिश करें, बैसियत जर्नलिस्ट मेरी या मेरे जो दोस्त हैं उनकी जिम्मेदारी है कि हम हकायक को डिस्टॉर्ट न करें, हकायक को एज इट इज़ पेश करें। जो एनालिसिस है उसके ऊपर, उससे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन आपसे ये गुजारिश है कि किसी को बिलिटल ना करें, डिसरिस्पेक्ट ना करें किसी की, अपनी बात करें। और नवीद साहब से भी मैं गुजारिश करूँगा कि वो अपनी बात रिस्पेक्टफुली, आपकी जो चीज़ें हैं उनके बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करें। और ये 2 वे जो डायलॉग है, देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, मैं जर्नलिस्ट हूं, हम अक्ल कुल नहीं हैं, हमसे गलतियां भी होती हैं, हमसे मिस्टेक्स भी होती हैं। और मैं जर्नलिज्म के बारे में एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि जर्नलिज्म इज़ ए हिस्ट्री
रिटन इन हेस्ट। जब आप हेस्ट में कोई काम कर रहे होते हैं तो आपसे गलती हो जाती है, और आप जब गलती क्यों करें, एक्सेप्ट करें, गलती का एतराफ़ करें। गलती का एतराफ़ करने के नतीजे में कोई शख्स छोटा नहीं होता बल्कि वो बड़ा होता है। और जो मेरे देखने वाले हैं वो तो हमारे लिए बहुत ही मोहतरम है। हमें तो सबसे ज़्यादा इस टाइम जो सोशल मीडिया और ख़ासकर ट्विटर या फेसबुक के ऊपर ट्रोलिंग का सामना है, और आप यकीन करें ये भी एक तरह की मैं इसे सेंसरशिप समझता हूँ। वो ट्रोलिंग के नतीजे में ये चाहते हैं कि हम उनकी मर्ज़ी की बात करें। मैं साफ़ी समझता हूँ इससे हूँ, जो ताकतवर हो, जो गो अगेंस्ट द टाइड जाता हो, जो हवा के साथ या टाइड लहर के साथ बहने वाला हो, वो जर्नलिस्ट नहीं होता। जर्नलिस्ट है ही वो जो गो अगेंस्ट द टाइड हो, जो लहर चल रही हो उसके मुखालिफ कोई बात की जाए, और ये भी नहीं कि वो अल्टीमेट ट्रुथ समझ के बात की जाए, बल्कि वो टू वे ऑफ कम्युनिकेशन और डायलॉग को ओपन करके करने का एक ज़रिया जो है वो किया जाए, और ये इख्तलाफ इस तरह का हो जिसके नतीजे में कोई पॉजिटिव आउटकम भी आए, सिर्फ डायलॉग बाय डायलॉग ना हो। तो वो बड़ी ज़बरदस्त डिबेट मैंने देखी उनके नवीद साहब की उसके वीलॉग के ऊपर। मैं वेलकम करता हूँ तमाम तरह के कमेंट्स को। सिर्फ आपसे एक गुजारिश है कि थोड़ा सा यानी बात भी कहें लेकिन थोड़ा सा सलीके से कह दे, ताकि किसी की दिल आज़ारी ना हो, किसी की भी ना हो, ना आपकी हो ना नवीद साहब की हो। तो ये टू वे डायलॉग जो है ये मैं इसको खुशाइन करार दे देता हूँ, और मैं अपने देखने वालों से किस तरह शुक्रिया अदा करूँ, कितने लॉयल, इतने ज़बरदस्त। और आप यकीन करें कि आपके ये कमेंट्स जो हैं मुझे इनकरेज करते हैं कि मैं वीलॉग ज़्यादा से ज़्यादा करूं, अपने चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूं। हालांकि मैं आपको बताऊं, मैं ये भी इतराफ़ करता हूं कि काफ़ी अर्सा हो गया है जितना रेगुलर हमें काम करना चाहिए वो हम नहीं कर पा रहे। लेकिन आपसे गुजारिश है कि हमें भी ऑन टोज़ रखें, और जिस बात से इख्तलाफ हो कम से कम मेरे वीलॉग के ऊपर तहजीब के दायरे के अंदर रह के जितना क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं प्लीज़ करें, ताकि ये डिबेट इनरिच हो और ये टू वे हो, ये वन वे ना हो। तो महताब हैदर को नए वीलॉग तक इजाज़त दीजिए, और आपसे गुजारिश ये है कि आप इस वीलॉग पे कमेंट्स भी कीजिएगा और अपने देखने वालों के दोस्तों के साथ, अजीज़ों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। तो महताब हैदर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।